दोस्तों नमस्कार। नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट अपना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब हो गया मादा जनन तंत्र। अब देखो, नर जनन तंत्र यदि आपको याद है तो मादा जनन तंत्र के भी वही तीनों भाग बनाने हैं अपन को। सबसे पहला कौन सा आएगा इसमें? प्राथमिक जनन अंग। दूसरा आएगा इसमें कौन से? सहायक, या इसको कौन से बोल दें? द्वितीयक लैंगिक अंग। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा सहायक जनन ग्रंथियाँ। वही तीन चीज़ अपन ने इसकी बनाई है। तीन स्टेप इसके किए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और हेल्पर ग्लैंड्स। इसके अंदर एक ही आता है, वो कौन है? मुख्य अंडाशय। सहायक जनन अंगों में इससे जुड़ी हुई संरचनाएं अंडवाहिनी होगी, गर्भाशय हो गया, वेजाइना हो गई, और एक और आता है इसमें बाह्य जननांग, जो 4-5 होते हैं। ये सारे हो गए। जनन ग्रंथियों में दो हैं, एक तो बार्थोलिन और दूसरी है स्तन ग्रंथियाँ। ये आउटलाइन आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। थोड़ा सा हल्का सा पूछ लेता है कि प्राथमिक अंग कौन सा है? अंडाशय, मतलब प्राइमरी ऑर्गन ओवरी हो गया। फिर हेल्पर और सहायक जनन अंग कौन सी है? अंडवाहिनी। गर्भाशय यूट्रस बोलते हैं इसको, वेजाइना योनि, और बाह्य जननांग एक्सटर्नल जेनेटिया। और सहायक जनन ग्रंथियाँ दो हैं, जैसे नर में 3 पड़ी थी। देखो चीज़ें रिवाइज होगी, आपस में क्रॉस होगी। तो पहली वाली चीज़ याद वहाँ यहाँ भी रिवाइज होती जाएगी। मैं बताऊँगा कि वहाँ ये था, यहाँ ये होगा, इसलिए चीज़ बार बार रिवाइज होगी, याद हो जाएगी आपको। टेंशन ना ले आप किसी प्रकार की। देखो शुरू की 3 क्लासों में किसी को जज करना या ऐसे कह देना कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वो ये चीज़ें नहीं है। सपोर्ट खूब मिल रहा है आपका, इसके लिए धन्यवाद। और इससे बढ़िया करने की और भी कोशिश करेंगे। तो वहाँ 3 पढ़ी थी देखो अपन ने, प्रोस्टेट, काउपर और शुक्राशय। और यहाँ कौन कौन सी आ गई? बार्थोलिन और स्तन ग्रंथियाँ। देखो उसके साथ कंपेयर कर दो एक बार। यहाँ वर्षण पड़ा था नर में, ठीक है। फिर इसके बाद शुक्रवाहिनी, अधिवर्षण और पेनिस। अब यहाँ अंडवाहिनी, गर्भाशय, वेजाइना और बाह्य जननांग। ठीक होगी सारी चीज़ें। अब इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल और इनके कार्य अपन देखेंगे। इसमें से सबसे पहला ऑर्गन कौन सा आ जाएगा अपना? अंडाशय या ओवरी। देखो जी बालको, अंडाशय की चर्चा करते हैं अपन थोड़ी सी। ये कितने हैं? एक जोड़ी, वही अंडाकार के और पिंक, गुलाबी या हल्के लाल कलर के बोल दो। ठीक है। इनका जो निर्माण होता है वो होता है उदर गुहा में। वर्षण उदर गुहा के बाहर थे, उदर गुहा में। निर्मित किससे होते हैं? वर्षण हो रहे थे किससे? मीजोडर्म से। देखो थोड़ी बहुत भी पहली वाली चीज़ है तो यहाँ याद होगी, वही चीज़ें अपन को चाहिए। इनका निर्माण कहाँ से होता है? एंडोडर्म से। ठीक है, एंडोडर्म बनाती है इनके निर्माण के लिए। और इसकी जो संरचना है, देखो नोट्स बनाने हैं आपको तो सेम ऐसे की ऐसे लिखना है। बड़ी बड़ी लैंग्वेज नहीं लिखनी आपको, शॉर्ट में टर्मोलॉजी के हिसाब से उसको लिखना है। ठीक है, तो ऐसे ज़्यादा रामायण नहीं लिखनी, क्योंकि जो लिख दिया वही आएगा। क्योंकि कल एक बच्चे ने भी कहा था कि सर थोड़ा सा नोट्स बनाने का तरीका बताओ। देखो प्रॉब्लम क्या है, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, गाँव में नोट्स नहीं बनाए जाते। इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम कई बच्चों को आ रही है, तो वो थोड़ा सा ध्यान दें, इनको इसी हिसाब से पॉइंट वाइज लिखते जाएं बस।
अब ये मान लो ये है, देखो सुनो, आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है मैं बता दूँ एक चीज़, मैं समझता हूँ सब। अब ये है, इसको मैं ऐसे लिखाऊँ ना कि आराम से, कि मनुष्य में अंडाशय भ्रूणीय एंडोडर्म से निर्मित होते हैं, ये लैंग्वेज चाहिए आपको। जबकि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा आपसे कि इनका निर्माण किससे होता है, एंडोडर्म से। तो अपन को तो एंडोडर्मी ही चाहिए, तो कम से कम इन चीज़ों का ध्यान रख लेना, उत्पत्ति या निर्माण किससे है, एंडोडर्म से। शॉर्ट की चीज़ों को देखो थोड़ा सा, क्योंकि टाइम कम है, कंपटीशन में कोई कॉपी तो भरनी नहीं है अपन को, तो थोड़ा सा नोट्स बनाने का तरीका भी ऐसे ही बैठा लो आराम से। हाँ, कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं थोड़े से जिनको लिखने में प्रॉब्लम, बेटा 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, या आपके पास नोट्स हमने प्रोवाइड करवाए हैं, उन नोट्सों को सामने रख लो और सारी चीज़ों को लिखते जाओ। संरचना के 2 भाग हैं, एक तो हो गया कौन सा, कॉर्टेक्स, और दूसरा हो गया मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स को आप जानते हो कौन सा भाग है, बाह्य भाग, और मेडुला कौन सा हो गया, आंतरिक भाग। कॉर्टेक्स और मेडुला, इस बाह्य भाग के अंदर, और इन दोनों को मिलाकर करें तो एक तो इसके अंदर परतें बनती है, जैसे टेस्टिस में बताई थी आपको, और अंदर कौन बनता है, वही संयोजी भाग बनता है। शायद आज अक्सर भी दिख रहे हैं आपको, क्योंकि बड़े भी लिख दिए मैंने, और सारी चीज़ें जैसे जैसे आपके सुझाव आ रहे हैं वैसे वैसे मैं करता जा रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं करो, बैठे बैठे कमेंट कर दो और कुछ बस बैठे हैं आराम से। आप भी रेगुलर अपने आप में थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश करें। हाँ, 3 परतें होती है इसके अंदर, और संयोजी भाग होता है। तो थोड़ा सा एक बार इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो हल्का सा, फिर डायग्राम से इसको अपन समझाते हैं। थोड़ा सा हल्का सा नोट डाउन करके या स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, इसकी बाह्य संरचना के बारे में तो इतना ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब बाहर की जानकारी। इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, वो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से इस बार क्वेश्चन आएगा, पक्का मान लेना, क्योंकि ओवरी में oogenesis होता है एक, तो वो टॉपिक आपके पूरा है। ओवरी के अंदर ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो 3 साल हो गए क्वेश्चन आया था उसमें से, अब की बार वो चांस 100% है। पिछली बार स्पर्मेटोजेनेसिस का पूछ लिया, इसके अलावा आपको पता है निषेचन का तरीका, वो उसका एंजाइम पूछ लिया, और एक आपको पता होना चाहिए अंडों के प्रकार पूछ लिए। तो अब टॉपिक मोटे मोटे 2-3 बच रहे हैं, शुक्राणु की संरचना, शुक्रजनन, अंडजनन और मेंस्ट्रुअल साइकिल। इन 3 में से क्वेश्चन आने के चांस है। इनमें से पहला पॉइंट आज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अंडाशय की संरचना, और उसी संरचना में मैं आपको इसकी मेन स्ट्रक्चर प्लस oogenesis, अंडजनन जो अलग से आपके टॉपिक दे रहा है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल, तीनों एक ही हैं। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करना माइंड को आज। अंडाशय, एक तो परतें और एक उत्तकीय भाग, ठीक है। उत्तकीय भाग संयोजी भाग होता है, और संयोजी भाग को कहते हैं स्ट्रोमा। पहला क्वेश्चन आपका, संयोजी भाग जो तरल भाग होता है, उत्तकीय भाग होता है, वो क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में क्या क्या पाई जाती है, रक्त वाहिकाएं, तंत्रिकाएं और पुटक, ये सारे मिलेंगे अभी। परतें इसकी कितनी होती है, 3 लेयर्स, 3 लेयर से निर्मित होता है, ठीक है। देखो अब जैसे टेस्टिस का टीएस देखा था, वैसे ही ओवरी का टीएस अपन को देखना है, और टीएस के अंदर वो उसकी सारे डायग्राम वगैरह संरचना वगैरह आती है। टेस्टिस उदर गुहा से कौन सी झिल्ली से लगे रहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में बताइए। लोकेशन दे दिया मैंने आपको, बता दिया आपको, करवा भी दिया। टेस्टिस उदर गुहा से कौन सी झिल्ली द्वारा लगे रहते हैं, वो क्वेश्चन हो गया आपका। ऐसे ही
उदर गुहा के अंदर अंडाशय लगे रहते हैं ना, उस तंतु को बोलते हैं मेसोवेरियन। कौन सा तंतु बोलोगे? मेसोवेरियन। वो क्वेश्चन शायद बहुत सारे बच्चों को आ गया होगा, पेरिटोमियम झिल्ली, और इसका कौन सा हो गया? मेसोवेरियन। अब आगे चलो, इसका ये जो मध्य भाग है ये वाला, ये पूरा भाग क्या कहलाएगा? स्ट्रोमा। ठीक है, उत्तकीय भाग जो भरा हुआ होता है वो टोटल स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा वाले भाग के अंदर मैंने क्या क्या बताई आपको? रक्त कोशिकाएं बता दी, तंत्रिका बता दी, वाहिकाएं बता दी, वो सारी इस उत्तकीय भाग के अंदर भरी होती है। मतलब ठोस भाग होता है ये पूरा, जिसके अंदर पुट्टक वगैरह ये सारी फैली हुई रहती है। ये अपनी ये वाले भाग होगा। ठीक है, बढ़ाते जाओ ऐसे कि ऐसे, आराम से लास्ट में बना लेना, चाहे दोबारा देखो जब बना लेना, एक बार समझ लो बहुत अच्छे से, क्योंकि समझी हुई चीज़ों को भूल नहीं सकते। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चलो, देखो भी, अब इसकी प्रोसीजर है, इसकी डायग्राम भी है, और पूरा कंप्लीट वैसे की वैसे है। मैंने क्या कहा? इसके अंदर परतें कितनी पाई जाती है? 3। 3 में 1, 2 और ये 3। ठीक है, तीनों परतों में एक तो हो गई विसरल पेरिटोमियम। फर्स्ट कौन सी है? विसरल पेरिटोमियम। दूसरी देखो, जर्मिल एपिथीलियम। कौन सी आ गई? जर्मिल एपिथीलियम। और ये आपकी ट्यूनिका, ट्यूनिका प्रोपेरिया, प्रोपेरिया उसमें भी खैर बता दी, ये सारी यही नाम आया है। ठीक है, इनमें से आपको मेन एक को ध्यान रखना है, दोनों कोई नहीं पूछता, क्योंकि क्वेश्चन ये आता है कि अंडाशय में कौन सी परत के द्वारा अंड जनन या अंडाणु निर्माण होता है, तो इस परत को कहते हैं जर्मिल एपिथीलियम या जननिक। जर्मिल क्या हो गया? जननिक। एपिथीलियम का मतलब आप जानते हो उपकला। जर्मिल एपिथीलियम या जननिक उपकला, जर्मिल एपिथीलियम, याद रखना, बार बार जोर दे रहा हूं मैं इसके ऊपर, जननिक उपकला। अब जननिक उपकला से ही खानी शुरू करनी है अपन को। अंदर का भाग आ गया, परतें आ गई। अब यहां से खानी शुरू करें तो क्या करें? देखो, इस जर्मिल उपकला से एक कोशिका प्राप्त होती है। यहां बताओ प्यारे बच्चों, क्या कहोगे उसको? जननी कोशिका, शुक्राणु बन रहा था, उसको क्या बोला था अपन ने? स्पर्मेटोगोनियल सेल। यही कहा था ना, शुक्राणु जनीय कोशिका। और इसको क्या बोलते हैं अपन? अंडाणु जनीय कोशिका, ऊगोनियल सेल। अर्थात इसी का नाम हो गया जननिक कोशिका या जर्म सेल। ठीक है, जननिक कोशिका या जर्म सेल। अब देखो आगे, यहाँ से पुट्टक और oocyte बनना शुरू होंगे, क्योंकि oocyte से ही अंडाणु बनेगा। और अंडाणु कहाँ डेवलप होगा? अंडाणु कहाँ डेवलप होगा? नीचे तो नहीं है ये? हाँ जी, अंडाणु कहाँ डेवलप होगा? इसके अंदर, पुट्टक के अंदर, फॉलिकल्स के अंदर। अब देखो, इनसे जब वृद्धि होगी जर्मिल एपिथीलियम से, इन जर्मिल एपिथीलियम की जन कोशिका वृद्धि करेगी। वृद्धि करके वो क्या बनाएगी? फॉलिकल्स। फॉलिकल्स का मतलब तो समझ गए ना, पुट्टक। अरे पुट्टक, येलो। बन जाओ आलसी तुम तो, खुद कुछ मत करना। कौन सी कोशिका बन गई? पुट्टक या फॉलिकल। अब देखो वो ग्रोथ कैसे होती है। इस कोशिका के चारों ओर, कौन सी कोशिका के चारों ओर? जर्म कोशिका के चारों ओर एक पुट्टकीय आवरण, कनिका में आवरण जमा हो जाता है, ऐसे ऐसे।
मतलब बहुत सारी फॉलिकल सेल्स इसके चारों तरफ जमा हो जाएगी। इस पुटक की आवरण का नाम याद रखना प्यारे बच्चों, वो नाम है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। कौन सा बोलते हैं? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। आवरण है ये, आवरण किसका आवरण है? इस पुटक कोशिका का या इस जर्म कोशिका का आवरण। ये लो, मैं साथ साथ सारी चीज़ें आपको करवा रहा हूँ। आवरण कौन सा हो गया? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। अब मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के अंदर ये वृद्धि करती है और वृद्धि करके ये किस में चेंज हो जाती है? प्राइमरी फॉलिकल में, यानी प्राथमिक पुटक। ठीक है। और प्राथमिक पुटक के चारों तरफ या इसके ऊपर दो आवरण बन जाते हैं। किसके बनेंगे दोनों आवरण? इसी के, मेम्ब्रेना झिल्ली के ही दोनों आवरण बनेंगे, बाहर का और अंदर का। मतलब एक तो अंदर और एक बाहर। इसको कौन सा, देखो ये तो कौन सी हो गई आपकी पुटक कोशिका, ये कौन सी हो गई? फिर जैसे ही चारों तरफ आ गया, इसके बाद ये प्राथमिक हो गई, और प्राथमिक के ऊपर जैसे ही इसकी वृद्धि होगी, वृद्धि होते ही इससे बन जाएगी कौन सी? द्वितीयक। कौन सी बनेगी? द्वितीयक। दोबारा सुनो, एक बार दोबारा सुनो, प्रॉपर रखना इसको। एक कोशिका, आवरण बना, आवरण बनते ही प्राथमिक फॉलिकल बन गई। प्राथमिक फॉलिकल का मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा टूटकर दो आवरण बनाता है। आवरण के नाम नहीं लिखे मैंने, उसको अपन ने क्या कहा? द्वितीयक। आवरण का नाम अब लिखता हूं मैं, इसको तो बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, और दूसरी थीका इंटरना। एक्सटर्ना हो गई, दूसरी को देखो यहाँ ऐसे दिख रहा है शायद, उसको क्या बोल दोगे? थीका इंटरना। ये लो जी, देखो फर्स्ट स्टेप आई, सेकंड आई प्राथमिक की, दूसरी आई किसकी? द्वितीयक की। ये प्राथमिक की हो गई, ठीक है, और ये कौन सी की हो गई? द्वितीयक की। अब देखो ट्रसरी में क्या होता है? तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रसरी। अब इसी के अंदर ये कोशिका जो है ना, अंडक कोशिका बनना शुरू हो जाती है। अंडक को इंग्लिश में बोलते हैं, देखो अंडक आता ही नहीं है, अब तुम कहते तो सर इंग्लिश हिंदी अंडक कहीं नाम लिखा नहीं आता, oocyte आता है, oocyte, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और फिर अंडाणु, ऐसे आता है। जैसे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और ट्रसरी फॉलिकल। बहुत सारी किताबों के अंदर, बहुत सारे टीचरों से आपने पढ़ा होगा, ये चीज़ समझ में नहीं आती। आज बहुत अच्छे से इसको समझ लो एक बार, फिर अपने आगे के 3 टॉपिक इसके द्वारा क्लियर हो गए। देखो अंड जनन के थ्रू भी यही होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल MC पीरियड होता है, उसके थ्रू भी यही सारी चीज़ें होती है, वो भी अंडाणु बनता है। तो ये यहाँ चीज़ समझ में आ गई तो अपने आगे के 2 टॉपिक क्लियर हो गए। इसलिए यहाँ मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ ताकि उनको फिर स्पीडली करा लूँ मैं। क्लियर? तो थोड़ा सा ध्यान दो, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रसरी। अब ट्रसरी बनेगी, और ट्रसरी क्या बनेगी? वही फॉलिकल बनेगी जो पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? परिपक्व हो जाती है, परिपक्व पुटक। और परिपक्व या मैच्योर फॉलिकल को कहते हैं प्यारे बच्चों ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक, ग्राफियन पुटक। और ग्राफियन पुटक के अंदर कौन बन रहा है? अंडक। मतलब इसी के अंदर अंडक किस में चेंज होगा? अब अंडाणु में चेंज होगा। यह लो जी, ये बन गया आपका अंडाणु, ओम। और अंडाणु के नीचे एक गुहा बनती है, याद रख लेना। ग्राफियन फॉलिकल में बनने वाली गुहा का नाम, और उस गुहा का नाम, उस केविटी का नाम वो है एंट्रम केविटी। एंट्रम गुहा, एंट्रम केविटी या एंट्रम गुहा। क्लियर हो गई सारी चीज़ें? अब सुनो,
एक लेडीज़ के अंदर ये जो टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक का चलता है, परिपक्वन का टाइम पीरियड ये यहाँ से यहाँ तक का, ये होता है 14 दिन। कितने दिन में परिपक्व हो जाती है ये? 14 दिन में। मतलब इसका मेचुरेशन टाइम कितने दिन का है? 14 डेज़ का है। 14 डेज़ में देखो ये बनी हुई तैयार रहती है। लड़की जन्म लेती है ना, तो इनको लेकर पैदा होगी, इसके बाद ये वृद्धि करती है। और थोड़ी अंड जनन में और समझा देंगे, मेंस्ट्रुअल में और समझा देंगे। तो इसलिए बार बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार रिपीट हो जाएगा ये पॉइंट। और आपके एक क्वेश्चन तो कन्फर्म मान लो इनमें से, तो एक क्वेश्चन आपका इसमें से 100% सही होना चाहिए। 14 दिन में ये जैसे डेवलप हो गई, डेवलप होते ही उसके अंदर एंट्रम गुहा के ऊपर क्या बन गया? अंडाणु। और अंडाणु को यहाँ से जोड़ने के लिए एक संरचना होती है जिसको कहते हैं जर्म हिल। जर्म हिल। अंडाणु जिस संरचना से ग्राफियन फॉलिकल से जुड़ा रहता है उसको जर्म हिल, नीचे गुहा होती है, उस गुहा को एंट्रम गुहा। अब क्या होगा? जैसे ही औसतन 14 दिन पूरे होंगे, ये ग्राफियन फॉलिकल यहाँ से टूट जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, टूट जाएगी। टूटते ही आपको पता है प्यारे बच्चों होगा क्या? बताओ क्या होना चाहिए? क्या होगा? अरे ये टूटेगी तो आपको पता है अंडाणु तो बाहर आ जाएगा। अंडाणु बाहर आ गया, इस क्रिया को कहते हैं अंडोत्सर्ग। अब बताओ, ये क्वेश्चन भी आपके आया हुआ है कि ग्राफियन फॉलिकल के टूटने से अंडाणु बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है, और उसमें अंडोत्सर्ग नहीं लिखा हुआ था। अंडोत्सर्ग नहीं लिखा हुआ था। 4 ऑप्शन क्या थे वो सुन लो एक बार। इम्प्लांटेशन ऐसे लिखा हुआ था, देखो। ओवेलेशन, ओवेलेशन। इसके अलावा इसके अंदर एक लिखा हुआ था आपका इन सेमिनेशन और फर्टिलाइजेशन। सबके आगे टेशन ही नेशन जैसन है। अब बताओ, कर लो कर लो। करो। कहते हो ना तुम तो सर ऐसे नहीं, सर ऐसे। कमेंट्स करके बताओ, देखें। करो। मैं कोई फेल कराने नहीं आया आपको, आपके भले के हिसाब से, जिस हिसाब से है ना वो उसी हिसाब से है। क्वेश्चन ये बोल रहा हूं कि मैचुरेशन या परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल से अंडाणु बाहर निकल जाता है, इस क्रिया को कहते हैं अंडोत्सर्ग। ठीक है। अब ये ऑप्शन में ये रहे, इम्प्लांटेशन, ओव्यूलेशन, इंसेमिनेशन और फर्टिलाइजेशन। ठीक है। देखो इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है, डीप में जाना कितना इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक को एक शिद्दत से कराना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए करवाते हैं ये सारी चीज़ें। इसलिए थोड़ा सा जोर जरूर आता है, लेकिन ऊपर ऊपर का तो देखो किताबों में पढ़ लोगे आप। इसलिए ये क्वेश्चन कहाँ से करोगे मुझे ये बता दो। अब ये नहीं बताता मैं अंडाणु की संरचना तो हो गई थी अंडाशय की, तो शुरू में इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बताए तो वो क्वेश्चन रह गया, और क्वेश्चन रह गया और मान लो नहीं आता है तो फिर ये कहते हो वो करवाया नहीं। ठीक है। अब जो भी आपने किए, कमेंट्स किए, वो शानदार हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़ा सा आपको जगाना है मुझे, और जाग गए हैं आप शायद इन चीज़ों के लिए। देखो इम्प्लांटेशन का मतलब होता है रोपण। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? रोपण, और बताएंगे आगे अभी। ओव्यूलेशन का मतलब होता है अंडोत्सर्ग। इंसेमिनेशन का मतलब कल बताया था वीर्यसेचन, और फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन। अब बताओ आपका आंसर हो गया क्लियर? क्या आ गया? ओव्यूलेशन। ठीक है, शाबाश, ध्यान दो। अब देखो आगे, जैसे ही 14 दिन पूरे हो गए, 14 दिन पूरे होते ही आपको पता है अंडाणु इस ग्राफियन फॉलिकल को तोड़कर बाहर आ गया। बाहर आते ही ये खोल बच गया कि नहीं बचा? भाई ये अंडाणु ही तो निकला है बाहर, यही तो आया है। ठीक है, एक खोल बाहर बचा, इस खोल को कहते हैं, अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट,
इस खोल को जो ये बाहर बच गया, ये लो, ये बना दिया मैंने, ठीक है, इस खोल को कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम। शॉर्ट में बोले तो Cl, और हिंदी में बोले तो पीत पिंड। कहीं नाम नहीं आता पीत पिंड का, क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम। अब सुनो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए। 14 दिन अंडाणु बाहर आ गया। अंडाणु बाहर आते समय मान लो ये फीमेल किसी मेल के साथ सेक्स करती है, ठीक है, मतलब अपना प्रोग्राम यदि सेट होता है तो इस अंडाणु के साथ क्या जुड़ जाएगा? शुक्राणु जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा? अंडाणु के साथ शुक्राणु जुड़ेगा, उसको कहते हैं निषेचन, और निषेचन के समय एक्टिव हो जाती है ये कार्पस ल्यूटियम। कैसे एक्टिव होती है? ये कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन स्रावित करती है जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन बालकों? प्रोजेस्टेरोन। याद रखना, हार्मोन का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपकी बार, क्योंकि पिछली बार नर जनन तंत्र में से पूछ लिया, तो अब की बार मादा जनन तंत्र में से एक हार्मोन, 3 हार्मोन बताऊंगा, वही तीनों यहाँ आपके। कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? गर्भावस्था को बनाए रखता है। मतलब इस निषेचित अंडाणु को गर्भाशय से क्या करवाता है? रोपित करवाता है। रोपण करना क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन। तो अब देखो, आपको समझ में आ गया होगा कि शुरू में अपन ने पहली क्लास में एक आउटलाइन बताई थी, वो आउटलाइन यहाँ कितनी इंपॉर्टेंट साबित हो रही है। वो आउटलाइन यदि किसी बच्चे को याद है तो उसको बस उंगलियों पे आगे आगे बढ़ना है। तो हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों की पहली क्लास ब्रेक हो गई तो वो उस क्लास को देखे पहले, ठीक है। सेकंड स्टेप देखो, औसतन 14वें दिन के आसपास वो होता है क्या? कोपुलेशन, मैथुन, अरे सेक्स की क्रिया। तो उस समय इस अंडाणु के साथ शुक्राणु जुड़ेगा। शुक्राणु के जुड़ते ही क्या बनेगा? क्या बनेगा? फटाफट लिखो। अगुणित अगुणित दोनों जुड़ गए, द्विगुणित, द्विगुणित को क्या बोलते हैं? जाइगोट। और जाइगोट बनते ही उस जाइगोट या युग्मनज को चिपकाने का काम, गर्भाशय से चिपकाने का काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन का स्राव कहाँ से होता है? कार्पस ल्यूटियम से। 3 क्वेश्चन करवा दिए यहाँ। हार्मोन कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। कहाँ से स्रावित होता है? कार्पस ल्यूटियम से। और काम क्या करवाता है? रोपण का करवाता है, या उसको अंडाशय से चिपकाता है। देखो 3 शब्द 3 क्वेश्चन। अब इनको 8 लाइनें लिखते रहो चाहे तुम, लेकिन शब्द याद होने चाहिए, अपन को लैंग्वेज याद होनी चाहिए। अब सुनो, हर बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है पूरी प्रोसीजर चलती है, क्योंकि प्यूबर्टी फेज बाद ये शुरू हो जाता है, यौवन अवस्था के बाद। तो हर बार उसके अंदर गर्भावस्था की पोजीशन नहीं आती उस लड़की में, क्योंकि वो नेक्स्ट फेज में भी प्रवेश करती है। अब इसके समय क्या होता है? मान लो ये नहीं हुआ, मतलब शुक्राणु नहीं मिला उसको। शुक्राणु नहीं मिलेगा तो निषेचन नहीं होगा। निषेचन नहीं होगा तो ये कार्पस ल्यूटियम कोई काम नहीं करेगी। नहीं करेगी तो यह आगे टूट जाएगी दूसरी संरचना में, जिसको कहते हैं कार्पस एल्बिकेंस। कौन सी बोलते हैं? कार्पस एल्बिकेंस। कार्पस एल्बिकेंस को हिंदी में कहते हैं, ये पीत पिंड हो गई और ये होगी श्वेत पिंड। वो पीले रंग की, ये कैसी? वाइट कलर की। क्लियर? और पीत पिंड शुरू होते ही अगला मेंस्ट्रुअल चक्कर साइकिल या अगली जो प्रोसीजर है वो शुरू करवा देंगे, ठीक है। अब दोबारा समझ लो एक बार, पूरे कंप्लीट। अपने लिखना कुछ नहीं, अब जितना लिख लिया वो रहने दो, बाद में लिख लेना। ध्यान दो, पूरी कंप्लीट प्रोसीजर अब बिल्कुल समझ लो एक बार, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझो, बहुत बिल्कुल तरीके से। देखो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, आपको पढ़ते बता दी तीनों पढ़ते। बाहर की परत को विसरल पेरिटोमियम, मध्य की परत को जर्मिल एपिथेलियम, जन्निक उपकला, और आंतरिक परत को ट्यूनिका प्रोपेरिया। पढ़ते तीनों क्लियर? विसरल पेरिटोमियम, जर्मिल एपिथेलियम, ट्यूनिका प्रोपेरिया। संयोजी भाग का नाम क्या दिया अपन ने? स्ट्रोमा नाम दे दिया। और स्ट्रोमा में वो सारी चीज़ें की प्रोसीजर, ये पूरी प्रोसीजर हो रही है। कैसे हो रही है समझो दोबारा। दोबारा कैसे समझोगे? सबसे पहले इस जन्निक उपकला से एक कोशिका आई, उस कोशिका का नाम दे दिया अपने। जन्निक उपकला से आ रही है तो कोशिका भी कौन सी होगी? जननिक कोशिका। कौन सी कोशिका होगी? जननिक कोशिका। अब जननिक कोशिका के चारों तरफ आवरण बना। स्टेप से चलो, स्टेप से।
आवरण बना, और आवरण बना तो उस आवरण का नाम क्या दिया अपन ने? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। कौन सा आवरण है? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा आवरण युक्त इस फॉलिकल का नाम क्या दे दिया अपन ने? प्राथमिक फॉलिकल या प्राथमिक पुट्टक। प्राथमिक पुट्टक के मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की दो लेयर बन गई। बाहर की लेयर को कह दिया थीका एक्सटर्ना, आंतरिक लेयर को कह दिया थीका इंटरना। दोनों परतों युक्त संरचना बनी, उसको क्या कह दिया अपन ने? द्वितीयक पुट्टक, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर अंडाणु डेवलप होगा, इसका भी खुद का भी मैच्योरेशन होगा, परिपक्व होगा। परिपक्व पुट्टक का नाम क्या दे दिया अपन ने? ग्राफियन पुट्टक या ग्राफियन फॉलिकल। देखो, सबसे पहली प्राथमिक, दूसरी द्वितीयक और तीसरी कौन सी? ग्राफियन। सही सही, माइंड को फोकस करो थोड़ा सा। सही, ग्राफियन फॉलिकल बनने के लिए सबसे पहले प्राथमिक, फिर द्वितीयक और फिर ग्राफियन, ऐसे होता है। ये तीन प्रोसीजर होगी, और तीनों के अंदर प्राथमिक अंडक कोशिका वो उस साइड है, ये फॉलिकल है वो उस साइड है। बार बार जोर दे रहा हूँ मैं, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। द्वितीयक के अंदर बनना शुरू होती है उस साइड, तो अंडक, ये लिख रहा मैंने, सारी चीज़ें लिख रखी है। तो अंडक बनेगी, फिर वही प्राथमिक द्वितीयक, फिर अंडाणु बनेगा। अंडाणु यहाँ से इसमें बनेगा, इसमें बनने के बाद ये ग्राफियन फॉलिकल टूट जाएगी, और टूटते ही अंडाणु को बाहर निकाल देगी। इस क्रिया को कहते हैं अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन। ओवुलेशन के समय जैसे ही अंडाणु जुड़ा था, उस जुड़ी हुई संरचना को तो कहते हैं जर्म हिल। नीचे गुहा बनती है, उस गुहा को कहते हैं एंट्रम गुहा, और टूटने के बाद जो अतिरिक्त संरचना बनती है वो कहती है कार्पस ल्यूटियम। गजब की चीज़ है ये कार्पस ल्यूटियम। देखो, ये अंडाणु तो कूदकर अंडवाहिनी में आ जाएगा, अभी डायग्राम में बताएंगे आपको। और ये क्या करती है? अंडाशय के अंदर रह जाती है। मतलब औसतन 14वें दिन बनी, तो 14वें दिन से 24, 25, 26 दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरे कितने दिन का? पूरे कितने दिन का? अच्छा, 1 से 28 दिन। शाबाश, लिखते रहो, कमेंट्स में लिखो कितना? 28 दिन। तो औसतन 14वें दिन ये बनी थी और 24वें दिन तक स्थायी रही। क्यों स्थायी रही? क्योंकि वो इंतजार करती है कि कब इस अंडाणु को शुक्राणु मिले और मेरा काम स्टार्ट हो। ठीक है, जैसे मान लो इस अंडाणु को शुक्राणु मिल गया, दो कंडीशन है, मिल गया तब तो ये प्रोजेस्टेरोन शुरू करेगी, और प्रोजेस्टेरोन शुरू करते ही वो रोपण करवा देगा। मतलब 6वें दिन उस जाइगोट को गर्भाशय में लाके टिका देगी, मतलब उसको रोपित करवा देगी। और निषेचन नहीं हुआ तो ये टूट जाएगी, किसमें? कार्पस एल्बिकेंस। क्लियर? सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब थोड़ी सी एक हार्मोन का और देख लो। देखो, एक हार्मोन आता है, अंडाशय में हार्मोन स्रावित होता है, कौन सा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का जो स्राव होता है ना, वो इससे होता है। किससे? ये फॉलिकल जितनी भी बन रही है ना, प्राथमिक हो, द्वितीयक हो या ग्राफियन फॉलिकल हो, इनकी दीवार से निकलता है। ये जो दीवार है ना एक्सटर्ना, इसकी दीवार से निकलता है एस्ट्रोजन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। यदि दीवार का या फॉलिकल का नाम आ जाए तब तो एस्ट्रोजन, और कार्पस ल्यूटियम का नाम आ जाए तब प्रोजेस्टेरोन। और वर्धनशील पुट्टिकाएं हैं, ये वृद्धि कर रही पुट्टिकाएं हैं ना, उनके द्वारा स्रावित होता है FSH। कौन सा स्रावित होता है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH के साथ दूसरा कौन सा है? LH। ये LH और FSH वैसे दोनों हार्मोन किसके हैं? किसके हैं बताओ? कौन सी ग्रंथि के? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है? हाँ, 1-2 लिखे हैं, सही है, शाबाश। कौन सी ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं LH और FSH। अब देखो दोनों काम क्या करते हैं, चारों हार्मोनों को समझना। अब चारों हार्मोनों को समझना है? चारों हार्मोनों को समझना एक बार। सबसे पहला हार्मोन कहाँ से स्रावित हुआ? इन पुट्टिकाओं के वर्धनशील दीवार से, बाह्य आवरण से या वृद्धि करती हुई पुट्टिकाओं की दीवार से जो स्रावित हुआ एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन बताने की ज़रूरत नहीं है,
ये है महिला का द्वितीयक लैंगिक हार्मोन, यानी लेडीज का सेकेंडरी जो हार्मोन है वो कौन सा है? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन को ही कहते हैं फीमेल ब्यूटी हार्मोन, महिला की सुंदरता का हार्मोन। मतलब नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन द्वितीयक लैंगिक लक्षण बना रहा था, उसको द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास कर रहा था, और मादा में कौन करता है? ये एस्ट्रोजन करता है। ठीक है। दूसरा हार्मोन कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित हुआ, वो प्रोजेस्टेरोन, वो रोपण कराता है, इसलिए इसको बोलते हैं गर्भावस्था हार्मोन, गर्भावस्था का हार्मोन, प्रेगनेंसी का हार्मोन। और दो हार्मोन और बताए मैंने पीयूष वाले, LH फुल फॉर्म लिखना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और दूसरा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टिका वर्धन हार्मोन, पुट्टिका वर्धन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। ठीक है। अब देखो इन पुट्टिकाओं की वृद्धि तो करवाता है FSH। देखो सुनो, नर की कंपेयर करो, नर के अंदर द्वितीयक लक्षण कौन बना रहा था? टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन, और मादा में एस्ट्रोजन। अब दोनों चीजों को कंपेयर करके चलो, नर के अंदर शुक्राणु निर्माण करा रहा था? FSH। और मादा में पुट्टिकाओं के निर्माण को प्रेरित कौन कराएगा? FSH। LH क्या करता है यहाँ? नर में क्या कर रहा था बताओ? क्वेश्चन जो पिछली बार भी आया था, द्वितीयक लैंगिक हार्मोन को स्राव को प्रेरित करता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन के स्राव को प्रेरित तो नर में करेगा, और मादा में करवाएगा प्यारे बच्चों अंडोत्सर्ग। मादा में LH का काम क्या है? अंडोत्सर्ग करवाना, और FSH का काम क्या है? पुट्टिकाओं की वृद्धि करवाना। क्लियर होगी सारी चीजें शायद आपको, आई होप समझ में आ गई सारी चीजें। 3-4 बार मैंने बता दिया इसको, तो एक बार आप थोड़ा सा इस वीडियो को दोबारा भी देख लेना, दोबारा समझ लेना, और इसको बना लेना अपने हिसाब से। अब देखो, अब कई बच्चे कहते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं, इसके नोट्स बना के बताऊं। देखो मैं एक बार, मुझे टाइम तो लगेगा, खैर कोई नहीं, लेकिन एक बार मैं बताऊं। देखो कैसे लिखते हैं, यदि तुम्हारी लिखने की आदत है ना, वो जो लंबी चौड़ी कहानी लिखोगे मरोगे, अरे ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा मरोगे, मैं क्या करूं, लेकिन अब कोई नहीं, खैर छोड़ो। कैसे लिखे सुनो, ध्यान दो। जननी कोशिका से कोशिका आती है, उसको कहते हैं जन्म कोशिका, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके चारों तरफ आवरण आ जाता है, आवरण का नाम मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, और उसको कह दिया अपन ने कौन सी बोली? प्राथमिक पुट्टक। प्राथमिक पुट्टक के बाद कौन सी बनी? द्वितीयक पुट्टक, और द्वितीयक पुट्टक के ऊपर दोनों हार्मोन, वो दोनों आवरण, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। बस फिर इसकी वृद्धि हुई तो कौन सी बनी? ग्राफियन फॉलिकल, और वृद्धि हुई दीवार से स्रावित हार्मोन एस्ट्रोजन। ठीक है। इसके बाद वृद्धि होने के बाद उसके अंदर गुहा बनी, अंडाणु के नीचे एंट्रम गुहा, अंडाणु लगा उसको जर्म हिल, पूरी परिपक्व होने के बाद टूटते ही अंडाणु बाहर निकल गया, अंडोत्सर्ग, और ये जो संरचना बनी वो कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम ने क्या स्रावित किया? प्रोजेस्टेरोन रोपण के लिए। यदि निषेचन नहीं हुआ, शुक्राणु नहीं मिला, तो वो किस में चेंज हो गई? कार्पस एल्बिकेंस में। ये लो, ये ऐसे पॉइंटों के थ्रू आपको इसको करना है। ठीक है। ये पॉइंट मैंने 8 बार समझा दिया है। क्यों समझा है? क्योंकि इससे कनेक्ट हैं 3 पॉइंट, और 3 पॉइंट कनेक्ट है तो आपको एक ही जगह उसको पढ़ना है। 3 जगह 4 जगह पढ़ोगे, अलग अलग पढ़ोगे तो फिर याद नहीं होगा। ठीक है, उतार लो एक बार। हाँ जी बच्चों, चलो हो गया होगा शायद आपका, तो एक बार इसको दोबारा देख लेना, कर लेना, जो भी है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता दूं मैं आपको। ये जर्मिल एपिथीलियम है ना, जैसे कल भी बताया था मैंने वर्षण में भी, इस जर्मिल एपिथीलियम के लिए विटामिन कौन सा चाहिए? लिखो फटाफट लिखो। विटामिन कौन सा? विटामिन ई। और ई की कमी से बांझपन हो जाता है। ठीक है, बांझपन क्यों होता है? क्योंकि जर्मिल एपिथीलियम से जननी कोशिका है ना, वो जनरेट नहीं हो पाती। वही जो नर में बताया था कल, वही मादा में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अंडाशय का कार्य पूछ ले तो एक तो अंडाणु निर्माण करवाना, और दूसरा हार्मोन स्रावित करना। 3 हार्मोन स्रावित करती है अंडाशय। पहला हार्मोन मैंने बता दिया एस्ट्रोजन, इसकी दीवार से, पुट्टिकाओं की दीवार से, वो तो मादा का द्वितीयक लैंगिक लक्षण बनाना, ब्यूटी का हार्मोन है, सुंदरता का हार्मोन। दूसरा कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन, वो कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है, वो गर्भावस्था या रोपण में सहायक होता है। और तीसरा हार्मोन, जैसे मान लो कोई
लेडी गर्भावस्था को पूर्ण कर लेती है तो लास्ट में स्रावित करता है, उसको कहते हैं रिलैक्सिन। और रिलैक्सिन शायद आप सब जानते हैं वो प्रसव में सहायक होता है, मतलब डिलीवरी के समय जो स्रावित होता है वो कौन सा? रिलैक्सिन। 3 हार्मोन, पहला एस्ट्रोजन सुंदरता के लिए, प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था के लिए, और लास्ट में स्रावित होता है गर्भावस्था के उत्तरार्ध में, अंतिम में, एंड में स्रावित होता है, उसको बोलते हैं रिलैक्सिन। और रिलैक्सिन किस में सहायता करता है? प्रसव या डिलीवरी के केसेस में सहायता करता है। चर्चा बाद में करेंगे। क्लियर होगी सारी चीज़ें? क्लियर ना? पहला ऑर्गन क्लियर हो जाना चाहिए आपका। आगे चलो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये लो, ठीक है। भाई बायोलॉजी को रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको आउटलाइन से, डायग्राम से और बेसिक से, कंसेप्ट से समझो। मुझे पता है आपके 2 प्रॉब्लम है इसके सबसे बड़ी, एक तो ये एग्रीकल्चर में था नहीं, और दूसरा आपने इस स्टैंडर्ड से या इस तरीके से पढ़ा नहीं, इसलिए धीरे धीरे अडेप्टिव हो जाएंगे आप। 2-5 दिन, 2 दिन, 1 दिन ऐसे अजीब ज़रूर लगता है, लेकिन चीज़ें बड़ी मज़ा आएगा देखना, खुद को आपको मज़ा आएगा कि यार वास्तव में मैंने पढ़ लिया, अब मुझे कहीं किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी, याद हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा ऑर्गन अपना चलाएंगे, कौन सा? ओविडक्ट। ओविडक्ट अब देखो ये ओविडक्ट, हिंदी में इसके अलग अलग नाम है कि नहीं? बहुत सारे हैं, जनन नलिका, डिम्ब वाहिनी, नाम दे देता है, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबको याद रहता है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी ऑप्शन में नहीं आता, इसलिए उसका एक नाम याद रख लो ना, ओविडक्ट आएगा वो तो। इसको कहते हैं अंडवाहिनी, इसी को कहते हैं जनन नलिका, इसी को ही कहते हैं डिम्ब वाहिनी, इसी को ही कहते हैं फैलोपियन। अब तुम तो क्या वो वाले हो, मेहनती हो कि सर एक ही याद नहीं करें हम तो, हमको तो सारे ही याद करा दो। मेहनती तो क्या करें तो बताओ। अब इससे बढ़िया तो एक ही याद कर लो, ओविडक्ट, ये तो आना है। अब अंडवाहिनी नहीं आता, जैसे मान लो मनुष्य में निषेचन होता है, गर्भाशय में, वेजाइना में, और डिम्ब वाहिनी में, और इसके अलावा और कोई ऑप्शन में डाल देता है। अब बताओ क्या करोगे? अब बोले ओ ये तो डिम्ब वाहिनी कहाँ से आ गई, ये तो इसमें तो होता ही नहीं होगा, गर्भाशय में करवा देते हैं। इंग्लिश वर्ड देख लो, आपके क्वेश्चन डाउट वाले क्वेश्चन है ना, इंग्लिश देखते ही क्लियर हो जाएंगे। पहले हिंदी देख लो, आपका क्वेश्चन क्लियर हिंदी से हो रहा है तो उसको तो क्लियर हाथों हाथ ही करो। फिर इसके बाद थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है यार ये वर्ड, तो फिर उसको इंग्लिश में देख लो, क्योंकि दोनों साथ चलती है पेपर में, और दोनों साथ जिसने लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ा है, देखा है ना, उसके क्वेश्चन डाउटफुल में नहीं होंगे, ठीक है। हाँ जी, ओविडक्ट, चलो जी इसको कराते हैं शुरू। ये एक जोड़ी अंडाशय कशेरुकदंड के दोनों ओर उदर गुहा में बीचों बीच मेजोवेरियन से लटके हुए, ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। उदर गुहा में अलग ही लटके होते हैं। अब प्रत्येक अंडाशय से आपको पता है एक नलिका रूपी संरचना निकलेगी। ठीक है, इस प्रकार का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम होता है। ठीक है, सुनो ध्यान दो, अपन को इसकी संरचना पूरी अपन पढ़ चुके हैं अंडाशय की। इससे निकलने वाली आगे की जो ट्यूब है, नलिका है, एक जोड़ी 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फैक्ट वाली चीज़ देखो, ये इससे यहाँ से जुड़ी हुई रहती है, उस जगह अंगुली नुमा उभार बनाए मैंने, ये वाले ऐसे फोल्डिंग टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, उसको कहते हैं फिम्बरी या झालर।
ये अंडाणु ग्रहण करती है। ये लो जी, बनाओ नोट्स, ठीक है। अंडाणु ग्रहण करती है कौन? फिम्बरी या झालर, अंगुली नुमा उभार। इस फिम्बरी या झालर जो अंडाशय से जुड़ी हुई है, उस जगह एक छिद्र बनता है, उस छिद्र को कहते हैं ऑस्टियम। कौन सा छिद्र बोलोगे? ऑस्टियम। और ऑस्टियम क्या करता है? अंडाणु प्रवेश के लिए अंडाणु प्रवेश, आपको अभी कहा था मैंने, अंडोत्सर्ग होगा, कार्पस ल्यूटियम टूट जाएगी, अंडाणु बाहर निकलेगा इससे, जिसको ग्रहण फिम्बरी कर लेगी, निकल किससे जाएगा? ऑस्टियम से। अब देखो इस अंडवाहिनी के 3 भाग, इनफंडीबुलम, कौन सा है? इनफंडीबुलम। दूसरा एम्पुला, और तीसरा ये स्टेमस। एम्पुला बीच का, स्टेमस गर्भाशय से जुड़ा हुआ, और अंडाशय से जुड़ा हुआ कौन सा? इनफंडीबुलम। देखो दोबारा, 3 भाग हैं इसके, मतलब इसको इस नलिका को 3 भागों में बांटा गया है। अंडाशय से जुड़ा हुआ चौड़ा कीपनुमा भाग, फनल लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ भाग तो कौन सा हो गया? इनफंडीबुलम। ऑस्टियम, फिम्बरी ये इसी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। मध्य भाग जो चौड़ा होता है अपेक्षाकृत, वो कौन सा होता है? एम्पुला। और अंतिम भाग जो गर्भाशय से अटैच होता है, वो कौन सा है? स्टेमस। अब एक चीज और ध्यान रखना, इसके अंदर श्लेष्मा और इसी के अंदर सीलिया फ्लेजिला भरे रहते हैं, पाए जाते हैं, भरे तो कहाँ से रहेंगे? सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया छोटे छोटे रोम युक्त संरचनाएं होती है, जो जैसे मान लो, अब मैंने आपको कल भी कहा था, पहले भी कहा था कि शुक्राणु तो होता है गतिशील और अंडाणु होता है अगतिशील। तो अगतिशील के चलाने के लिए एक तो निषेचन माध्यम चाहिए और तरल माध्यम चाहिए, उसके लिए अंडाणु की गति होती है, मतलब इसके द्वारा यहाँ से अंडाणु निकल गया, निकलने के बाद ये सीलिया क्या होते हैं? हिलते हैं, और सीलिया हिलते के कारण ये अंडाणु धीरे धीरे स्वतः नहीं बढ़ता, इनके द्वारा बढ़ता है। खुद तो नॉन मोटाइल होता है, अगतिशील होता है, ठीक है। क्लियर होगी सारी चीज़। एक चीज़ और देखो सीधा क्वेश्चन आ जाए कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? जैसे लिख दिया अंडवाहिनी, गर्भाशय, वेजाइना, ठीक है। और एक और दे दे आपको, जैसे वो दे दें क्लाइटोरिस, ये 4 ऑप्शन लो, ठीक है। अब देख तो, और यार बहुत सरल क्वेश्चन आ गया भाई आज तो, बोले मजे आ गए। वीर्य सेचन कहाँ होता है? बोले वेजाइना में। तो निषेचन भी कहाँ होता है? वेजाइना में। जय माता दी, योनि, वेजाइना को योनि कहते हैं। हाँ, बोले जय माता दी, जय बजरंगबली। भाई बैठ गया अपना तो जुगाड़ आज तो, 4 तो पक्के हो गए। आधे क्या सोचते हैं, यार इसमें बच्चा तो कहाँ पलता होगा, और वो बुद्धि लगाते हैं खुद की, बच्चा तो यहाँ पलता है यार, गर्भाशय में पलता है, बच्चादानी में, तो निषेचन भी कहाँ होता होगा? गर्भाशय में। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली, औरों की बजाय मेरे को आगे बैठा दिया जुगाड़, हटा टेंशन ओहो। अब कईयों ने बुद्धि लगा ली थोड़ी बहुत, बोले यार यहाँ तो इंसेमिनेशन होता है, यहाँ रोपण होता है, और क्लाइटोरिस वो जनन बाह्य जननांग में है, तो बचा कौन सा? अंडवाहिनी बचा। ऐसे ऑप्शन काटो। अब इसका कोई दूसरा नाम भी दे दे ना, डिम्बवाहिनी दे दे जैसे मान लो, या फेलोपियन दे दे, तो ऐसे ऑप्शन भी काटना होना चाहिए। जैसे मान लो हिंदी आपको, इंग्लिश आपको पता नहीं है, तो ऑप्शन काट लो। फिर उसके कैसे काटो कि गर्भाशय में रोपण होता है तो निषेचन होने से रहा, पहली बात। वेजाइना के अंदर इंसेमिनेशन होता है तो ये भी गलत, ये तो 2 तो क्लियर ही गलत हो गए, ठीक है। अब क्लाइटोरिस जब पढ़ लेंगे अपन तो आपको पता हो जाएगा कि क्लाइटोरिस सेक्स की इच्छाएं उत्पन्न करती है मादा में, न कि निषेचन करवाती है, तो ये भी वैसे गलत हो गया। अब बच गया वो अपने आप में सही हो गया। ये है तरीका क्वेश्चनों को करने का।
इस हिसाब से यदि आप क्वेश्चनों को ऑप्शन निकालना भी सीख गए ना, तो भी आपके डाउटफुल वाले क्वेश्चन इनसे सही होंगे। देखो एग्जाम में चारों एक जैसे ही दिखते हैं शुरू में, तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि आपको जो क्वेश्चन क्लियर है उसको करो, फिर जिसमें 2 वाले हैं डाउटफुल वाले उनको करो, और फिर जो 4 एक जैसे दिखते हैं ना उस क्वेश्चन को तो छेड़ना ही नहीं कभी ज़िंदगी में। ये ध्यान रखना, ये नहीं है कि वो ब्योमिया जी बालाजी की जय बोल के नहा के कर दो, बिगड़ जाओगे इस चक्कर में, हो जाएगा बेटा पार, बेफालतू सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अरे आगे की समझ में चला आगे, ठीक है। हाँ रे क्या हुआ, ठीक है। हाँ अब मैंने क्वेश्चन बताया कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, तब तो ये कर दिया। अब मनुष्य में निषेचन अंडवाहिनी में कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आ जाए तो अब उसके ऑप्शन ये रहे, इनफंडिबुलम, स्टेमस, एम्पुला, तीनों ही गलत है। तो साहब बोले तीनों गलत है तो फिर सही क्या है? सही मैं बताऊं क्या है, ये रहा सही। एम्पुला और स्टेमस का संधि स्थल होता है जिसको कहते हैं जंक्शन या संधि स्थल, संधि स्थल। एम्पुला और स्टेमस का जंक्शन मतलब दोनों का जॉइंट जहां होता है ना, वहां तक अंडाणु आ जाता है। इधर से आपको पता है बेचारे हरे थके परेशान गति करते हुए, मेहनत करते हुए तुम्हारी तरह, और सफलता को प्राप्त करने के लिए यहाँ तक आ जाते हैं, और इस जगह दोनों का मिलान हो जाता है, उसको कहते हैं निषेचन। तो निषेचन कहाँ हुआ? एम्पुला और स्टेमस के जंक्शन पर या जॉइंट पर, यानी मिलने वाला स्थान कौन है? जंक्शन। तुम भी तो मिल रहे होंगे कहीं जंक्शन पे, ठीक है। तो यहाँ से अंडाणु और इधर से शुक्राणु, दोनों का यहाँ मिलान कहाँ पर? स्टेमस और एम्पुला के जंक्शन पर। अंडवाहिनी का काम बोलो। अब इसमें भी कई सोच रहे हैं यार काम क्या हो गया। अरे बेटा 8 बार बता दिया निषेचन में सहायक, निषेचन इसी में हो रहा है तो निषेचन में सहायक। क्लियर? चलो ठीक है, रेडी? आगे चले। आगे का ऑर्गन देखो, आगे का ऑर्गन दूसरा, तीसरा मतलब वो हो गया गर्भाशय, यूट्रस, गर्भाशय या यूट्रस। इसी में बताऊंगा डायग्राम में। इधर वाले हिस्से को मिटा देता हूं मैं, आप समझ गए। खैर इधर वाले को बता देता हूं ताकि इधर अपना ये गर्भाशय पूरा समझा दें, ठीक है। डायग्राम में इन चीज़ों को नोट डाउन करते हैं या हाथों हाथ करते हैं ना तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा समझ में आता है। हाँ, क्योंकि वहाँ तो अपन को कंसेप्ट में देखना है, 4 में से 1 चुनना है, न कि कोई 4 पेज लिखने हैं। तो ये ध्यान रखो। ये तो नीचे का हिस्सा है तो बाद की बात करेंगे। हाँ ये देखो भाई, ये नाशपाती आकार का खोखला गर्भाशय पाया जाता है जिसकी साइज देखो 7.5 × 5 × 2.5, 7.5, 5, 2.5 क्या किलोमीटर मीटर? हाँ देख सोच रहे होंगे यार किलोमीटर ही होती होगी, हैं? अरे सेंटीमीटर है, सोच रहे हैं इसमें भी मर रहे हैं। क्या है? सेंटीमीटर। ये इसकी साइज़ है, नॉर्मल साइज़। जब बच्चा बेबी ग्रोथ करता है तब बढ़ जाता है, नॉर्मल साइज़ बताइए मैंने। अब इसमें देखो 2 गर्भाशय से दिखते हैं, शिव जी के डमरू की तरह 2 गर्भाशय सिंप्लेक्स नाशपाती आकार के 2 गर्भाशय जुड़े होते हैं। इस गर्भाशय को कहते हैं सिंप्लेक्स टाइप, सिंप्लेक्स टाइप, या इसको कई जगह लिखा जाता है बुम्ब, और बुम्ब का अर्थ होता है बच्चा दानी। बुम्ब का अर्थ क्या हो गया? बच्चा दानी। मतलब मनुष्य में 2 गर्भाशय आपस में जुड़कर एक ही गर्भाशय विकसित टाइप का उल्टे नाशपाती आकार का गर्भाशय, इस साइज का गर्भाशय बनाते हैं जिसको कहते हैं बुम्ब या बच्चादानी। और इस बुम्ब या बच्चादानी के 3 भाग हैं।
तीन भाग कौन कौन से रहे, बोलो। ऊपर का भाग फंडस, ऐसे लिखो, मध्य का भाग काई और नीचे का भाग क्या हो गया, ग्रीवा। कौन कौन से, ऊपरी भाग जहां पर आकर दोनों ओविडक्ट खुलती है फंडस, मध्य का मोटा भाग काई और नीचे का भाग सकरा। नीचे कौन है, वेजाइना। अरे ये वेजाइना है, योनी। इस वेजाइना से जुड़ी हुई संरचना क्या है, गिरवा। देखो, ऊपर फंडस, मध्य काई, नीचे गिरवा, और इन्हीं के ही द्वारा इसकी तीन परतें बनती है। तीन परतें एपीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। कौन कौन सी, एपी, मायो और एंडो। एपी को पेरीमेट्रियम भी कहते हैं, कई किताबों में ऐसे ऑप्शन में कई बार पेरीमेट्रियम भी आ जाता है। तो बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंत स्तर, कितनी परतें होगी, तीन परतें। कौन कौन सी, एपीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तीन स्तर इसके अंदर पाए जाते हैं, तीन परतें इसके अंदर पाई जाती है। मतलब गर्भाशय के निर्माण की संरचना के भाग तो हैं तीन और परतें भी कितनी है, तीन। पहला भाग कौन सा हो गया, ऊपरी भाग को क्या बोल दिया, फंडस, मध्य भाग को काई, तीसरे भाग को गिरवा। पहला स्तर एपीमेट्रियम, दूसरा मायोमेट्रियम, तीसरा एंडोमेट्रियम। ठीक है। बाहर की जो दीवार है, पेट की दीवार से जो टच में है, एब्डोमिनल के जो टच में है, देखो ये अलग थैली है, एब्डोमिनल के टच में है वो एपीमेट्रियम। बीच का जो मोटा तंत्रिकीय स्तर है वो कौन सा हो गया, ग्रंथिल स्तर कौन सा हो गया, मायोमेट्रियम। और आंतरिक झिल्ली में फोल्डिंग वाला होता है ऐसे, फक्सनेलिस और बेसिलस, दो झिल्लियाँ होती है, वो बाद में बताएंगे, शायद याद तो खैर मुश्किल है आपको, फिर वही कह दोगे सर वो लो डीप में चलोगे, मेरे तो आता ही नहीं। अरे मेरा मतलब है सब कुछ पढ़ो, अच्छा पढ़ो, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं हो। ठीक है, 1 घंटे की जगह चाहे 1.5 घंटे 2 घंटे क्लास कर देंगे अपन 2-5 दिन बाद में, लेकिन पढ़ो वो अच्छा पढ़ो, सेटिस्फाई पढ़ो, ताकि उसमें से कोई गलत नहीं हो। इसलिए ये माता बच्ची मत किया करो बेफालतू की। एंडोमेट्रियम कौन सा स्तर है, सबसे आंतरिक स्तर, और यही बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी यहीं से शुरू होता है, और आपको पता है इसी वाले भाग से, यूट्रस वाले भाग से ही बच्चे का जो नाल है, नाल का नाम बताया था ना मैंने, प्लेसेंटा, वो प्लेसेंटा इसी भाग से जुड़ता है। तो सीधी सी बात है, गर्भावस्था के लिए जिम्मेदार या भ्रूण के रोपण के लिए जिम्मेदार परत कौन सी हो गई, एंडोमेट्रियम हो गई। बाहर का सुरक्षा करेगा, ठीक है, पेट से जुड़कर। मध्य वाला ग्रंथिल स्थितियाँ वगैरह, जो उसके संकुचन, शिथिलन, उसकी वृद्धि और उसकी रक्त सप्लाई, ये वाले काम करेगा। और आंतरिक फोल्डिंग वाला है ना, वो ऐसे उंगली नुमा उभार बनाएगा, जहाँ से ऐसे प्लेसेंटा जोड़ के उसको हुक बना देंगे, ऐसे बताएंगे आपको प्लेसेंटा बनेगा जब, तो वो बनाने का काम कौन करता है, एंडोमेट्रियम करता है। क्लियर हो गई सारी चीज़ें। देखो अंडाणु यहाँ बना, यहाँ परिवहन होकर निषेचन हुआ, और निषेचन होने के बाद में वो यूट्रस के साथ जुड़ गया, और जुड़ने के बाद इम्प्लांटेशन हुआ, रोपण हुआ, और रोपण के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार हुआ वो हार्मोन मादा में कौन सा हुआ, प्रोजेस्टेरोन। क्लास को स्किप मत किया करो, आगे पीछे मत किया करो, रेगुलर सुना करो। कोई चीज़ पहले रह गई नहीं समझ में आई, वो दोबारा भी आएगी समझ में। कोई वर्ड नहीं समझ में आया, वो दोबारा आएगा। कोई वर्ड लिखा नहीं, वो लिखा जाएगा। इसलिए आराम से बार बार उसको रिपीट करते देखते रहो, और बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ, लगातार अप्रोच के साथ, एक सिलेक्शन वाली अप्रोच के साथ रेगुलर पढ़ते रहें। फालतू कमेंट्स या फालतू वाली चीज़ों में ध्यान न दे, थोड़ा सा ध्यान रखें। नोट्स बनाना और उसको तैयार करना, ये सारी चीज़ें आज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें तो आ गई, सारी बातें समझ में। तो ये था आपका यहाँ तक का पूरा, इसके बाद आगे की क्लास अपन कर लेंगे। आज बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे आपने मेहनत करना शुरू कर दी। उम्मीद है वीडियो को लाइक करें,
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं वो, और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फेसबुक व्हाट्सएप के साथ इसको शेयर करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।